विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमादिया की। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 2026 में लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ की लागत से एक और लॉन्च पैड बनाने की दी मंजूरी। गुजरात के वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 300 करोड़ की परियोजनाएं जनता को की समर्पित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति को किया खत्म। गणपत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को भी किया संबोधित। दिल्ली में बढ़ते चुनावी पारे के बीच कपिल मिश्रा, संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया समेत कई दिग्गजों ने भरा नामांकन। कल नामांकन का अंतिम दिन। भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। इसरो के स्पेडेक्स मिशन के 2 उपग्रहों की सफल डॉकिंग। ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना भारत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। राजघाट जाकर किया राष्ट्रपिता को नमन। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। और अब इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही 65 लाख पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिल पाएगा। सरकार के फैसले से देश में उपभोग और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। तो बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ SN त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, महानिदेशक IIPA। त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बड़ी खुशखबरी से कहा जा सकता है और केंद्र सरकार का सरप्राइज गिफ्ट भी, क्योंकि लगातार इस बारे में कयास जो थे वो जारी थे। सच बात है कि खुशखबरी तो है ही है और सरप्राइज गिफ्ट भी है। मुझे हम लोग लग रहा था कि शायद दिल्ली के
कि आपाधापी के बाद या बजट के ठीक पहले अनाउंसमेंट होगा, लेकिन सरकार ने ठीक समय पर, जिसे कहते हैं ना सही समय पर सही खबर, इसलिए स्वागत करने योग्य है। सरकार में की भारत सरकार की सेवा में कार्यरत लगभग 48 लाख और सेवानिवृत्त 68 लाख दोनों वर्ग के ग्रुप के लोगों को ये फ़ायदा होगा, इसलिए सभी लोग खुश हैं, सर्वमंगल मांगल्य की भावना से है। तो डिग्निफाइड फेयरनेस की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसका एक नया क्रियान्वयन हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन हुआ है और भारत सरकार और धीरे धीरे शायद स्टेट गवर्नमेंट भी इसके रिकमेंडेशन को मानेंगी। तो एक सुखद खबर तो है ही। बिल्कुल सुखद खबर है। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतना ख़ास इस खबर को किन मायनों में माना जा रहा है। हालांकि 10 साल के बाद जो है इसका गठन किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार भी था किस तरह से ये काम करेगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। पिछली बार 14 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष हुआ 2014 में। इस बार उसके कार्यकाल का जो रिपोर्ट आया था 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था और 2025 में एक्सपायर हो रहा था। तो सही समय पर, शायद 1 या 2 महीने विलम्ब कह सकते हैं, लेकिन सही समय पर उठाया गया कदम है। और सरकारी कर्मचारी जो हैं इनका वेतन तो बढ़ना ही चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, इनका कार्यकाल बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, इनसे हम ज़्यादा काम करने की उम्मीद करते हैं। और सरकार की दक्षता बढ़ाने के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया है ताकि इनको कर्मचारी से कर्मयोगी की दिशा में प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन प्रशिक्षित करना एक बात है, लेकिन उनको तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी ताकि वो एक डिग्निफाइड फेयरनेस की बात कर रहे हैं, एक डिग्निफाइड वेजेज, लिविंग वेजेज जिसका फर्स्ट पे कमीशन ने जिक्र किया था, आज की तारीख में उन्हें भी इज्जत के साथ जीने का हक है और जीने का अधिकार भी है और जीना भी चाहिए। सरकारी सेवा तभी तो करेंगे। हमारा तो कोई 90 घंटा या 70 घंटा या 20 घंटा नहीं है, हम तो 24 घंटे सरकारी कर्मचारी हैं। फील्ड कर्मचारी लगभग 24/7 दे नो हॉलीडे काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए। ये तो अच्छा कदम है। बिल्कुल, बहुत चर्चा हो रही है फिटमेंट फैक्टर पे भी, तो इसकी कितनी भूमिका होती है, इसे किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़कर आएगा जिससे कि जो सैलरीज हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। देखिए, पहले वित्त आयोग ने या आज तक जो 7 वित्त आयोग CPC बने हुए हैं, 7 ने अलग अलग फार्मूला अपनाए थे। किसी ने स्ट्रक्चर किया, किसी ने फिटमेंट लगाया, किसी ने मैट्रिक्स बनाया। ये पे कमीशन क्या करेगा, इसमें अभी तो खाली हम आलोचना ही कर सकते हैं। इसके बारे में ये व्हाट वी कॉल इट, वी कैन ओनली होप। बट जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर जैसे कि वार्तालाप चल रहा है कि 1.86 होगा कि 2.486 होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ द कमीशन एग्जामिन्स द इशू। बिकॉज इसमें केवल कर्मचारियों की बात नहीं, सरकार पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए। केवल भारत सरकार नहीं, राज्य सरकारों पर भी बोझ पड़ता है इसका। तो जैसे कि 7th पे कमीशन में देखा गया था कि 6th पे कमीशन से कम भार GDP पर 7th पे कमीशन का पड़ा था। 6th पे कमीशन का भार पड़ा था GDP का, जो PAP बोलते हैं, पेंशन अलाउंसेज एंड पे का, जो 0.77% था, 7th पे कमीशन का 0.65 था। और अब चूँकि GDP की साइज बढ़ रही है तो शायद जो भी बढ़ोतरी करेंगे, चाहे 1.86 करें या 2.57 करें या जो भी गणना करें, 1.86 2.6 मतलब होता है हर साल इतने रेट से गुणन से बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए अगर 1.92 लें तो 18,000 जो आज न्यूनतम स्केल है वो बढ़ के 34,000 होगा, या 2.57 है तो शायद 51,000 हो। इसी तरह से जो हाईएस्ट पे स्केल है 18th पे ग्रेड, जिसको हम कैबिनेट सेक्रेटरी की मानते हैं, 2,50,000 जो आज की तारीख में है, वो शायद बढ़ के 4,80,000 या 6,25,000, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फॉर्मूला दे अडॉप्ट। और आज मार्केट में भी देख रहे हैं किस तरह से वेजेस बढ़े हैं। आप प्राइवेट सेक्टर लीजिए, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की, अगर यूँ तो तुलना नहीं करनी चाहिए, कारण हम तो सेवा के भाव से आते हैं। वी आर नॉट ए सर्विस प्रोवाइडर, वी डोंट गिव डू ए जॉब, वी डू ए सर्विस। तो सर्विस एज ए मिशन, एंड मिशन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड थ्रू मनी, सो वी डोंट वर्क फॉर मनी। यस, वी ऑल्सो नीड डिग्निफाइड लिविंग एंड लिविंग वेजेस इज ए मस्ट। बिल्कुल, त्रिपाठी जी आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि जो अलग अलग पे कमीशन आए हैं उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले को अडॉप्ट किया है, तो ये जो फॉर्मूले अडॉप्ट किए जाते हैं वो किन बातों पर आधारित होते हैं, क्या कुछ देख के अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या कुछ इसमें इनकी भूमिका रहती है? देखिए, रिपोर्ट जब बनती है, जैसे 7th पे कमीशन का हम देखें तो उन्होंने जो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, जो खासतौर से PSU में काम करते हैं, उनकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने IIM अहमदाबाद को स्टडी करने के लिए दिया। इसी तरह से C&D के लिए IIM कोलकाता को उन्होंने
स्टडी करने के लिए दिया। इवन डिफेंस कर्मचारी के लिए IDS जैसे प्रतिष्ठित अनुष्ठानों को दिया गया स्टडी करने के लिए क्या उचित होगा, उनके डिमांड क्या हैं, कितना सरकार को पे करना चाहिए। और दूसरी बात और भी, टैक्स बॉयंसी भी देखी जाती है। जैसे इस समय एक सुखद खबर है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, GST कलेक्शन सारे बढ़ रहे हैं, तो सरकार की आय क्षमता बढ़ी है, सरकार के दायित्व भी बढ़े हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं, सरकार विकसित भारत के लिए अमृतकाल पीरियड में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और GDP 6.8 से 7.8% बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, और हम $30 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। आज हम बड़ी उम्मीदों के साथ चल रहे हैं। तो विकसित भारत बनाने में एक संतुष्ट कर्मचारी, एक कर्मयोगी कर्मचारी अगर संतुष्ट भी होगा, वेल पेड भी होगा, तो उससे और भी अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए तो अखिलम मधुरम वाली बात है, सब ठीक है, सब उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। और जो चौतरफा खुशी है वो इस वजह से भी है क्योंकि इसके फैसलों का असर जो है राज्यों के कर्मचारियों पर भी पड़ता है, राज्यों पर भी पड़ता है। राज्य भी कमोबेश उसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हैं या उसका प्रभाव दिखाई देता है? हाँ, वो तो पड़ेगा ही। जब भारत सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर है, तो मॉडल एम्प्लॉयर के तुलना में राज्य सरकारें भी चाहेंगे हमने अपने मॉडल एम्प्लॉय बनाए। और कोई भी अनुष्ठान अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देगा तो काम कैसे करेगा? सरकार की नीतियाँ बनती हैं, नियम बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट कास्ट अज्यूम किया जाता है कितना पड़ेगा, डिफेंस के लिए कितना पड़ सकता है, सिक्योरिटी के लिए कितना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना होना चाहिए, या जो भी हम जो एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों का भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एस्टिमेट होता है। आप जानते हैं कि CPC DOPT नहीं करता, CPC जो है इसकी हैंडलिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का दायित्व है कि सरकार की आमदनी, सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा इस कमीशन को दें। कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की ज़रूरत पड़ती है। पिछली बार जस्टिस माथुर ने बहुत ही अच्छा काम किया था कि लोगों को सुना भी और लोगों के समस्याओं का समाधान भी किया। अवश्य 6th पे कमीशन में जितना इंक्रीज मिला था, शायद 7th में लोगों को उतनी उम्मीद से कुछ कम था, बट जितना सरकार अफोर्ड कर सकती उतना ही देगी। और अच्छा भी है कि आखिर हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार की भी स्थिति को देखकर हमें इन्फ्लेशन और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखकर, सरकार की आय और व्यय को देखकर, ताकि सरकारी कर्मचारी उदासीन भी ना हो और उनके अंदर ये कार्य करने की क्षमता, कर्मयोगी की भावना से वो काम कर सकें। और दोनों के लिए ज़रूरी है कि सरकार की नीतियाँ हम लागू करते हैं तो हम भी संतुष्ट होने चाहिए, और इतना तो मिलना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, साल भर में कहीं घूमने 2 साल में जा सकें, कहीं अपने लिए घर बना सकें, अपने इंतजाम कर सकें। आज की तारीख में देखिए प्राइवेट सेक्टर में कितना आमदनी है। एक एग्जीक्यूटिव 56 बिलियन एनुअल सैलरी ले रहे हैं। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी तनख्वाह 2.5 लाख है। मतलब ये तो कम है ना। अब मैं नहीं कहता हूँ कितना होनी चाहिए, लेकिन अच्छा तो होना ही चाहिए। तमाम फैक्टर्स को आप बता रहे हैं कि ध्यान में रखा जाता है, और आपने 7वें वेतन आयोग की बात की जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ था। तो कौन से ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिनको इसमें देखा जाता है और उसके आधार पर आकलन किया जाता है जिससे कि सबके हित की बात रहे और एक बैलेंस भी बना रहे? किस तरह से इस बारी से किया जा सकता है? क्या कुछ संभावना है? इसमें कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन इट शुड हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, कि ऐसा ना हो कि तनख्वाह दें और उतनी महंगाई बढ़ जाए तो तनख्वाह 0 हो जाए। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इन्फ्लेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होना चाहिए, जो कि व्हाट वी कॉल इट लिविंग वेजेज होने चाहिए। और तीसरा है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ना पड़े कि सरकार खाली कर्मचारियों का वेतन दे के ही ख़त्म हो जाए। बोलते हैं ना, उड़िया में कहावत है कि खांसी रे प्राण जाओ, खाइबा वाला स्वाद भी न पाओ। कि एक मतलब सरकार अपने कर्ज लेके या कहीं से उधार लाके या टैक्स को लेके सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे और उस पर सरकारी कर्मचारियों पर संतुष्ट भी ना हो। तो हम दोनों को फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, efficiency factor of the bureaucracy and adequacy of resources so that we can balance both the demand. बिकॉज हम कर्मचारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए हम कितना सरकार से डिमांड कर सकते हैं और उतनी सेवा भी देनी चाहिए। त्रिपाठी जी, इस बार जिस तरह की स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि 29 बेसिस पॉइंट है वो बढ़ सकते हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। और जिस तरह से ये बताया जाता है कि विकसित भारत की यात्रा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो जब सरकार का ये फैसला होता है तो उपभोग बढ़ता है और उपभोग बढ़ने से भी जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, किस तरह से पूरी इकोनॉमी को ये बूस्ट होता हुआ दिखाई देता है? आपने सही प्रश्न उठाया कि जब अगर तनख्वाह बढ़ती है तो खाली तनख्वाह, सारी सब तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं जाती है। इनकम टैक्स थ्रू, इनकम टैक्स के जरिए से या GST या हम खरीद फरोख्त करते उसके टैक्सेशन जरिए से सरकार को बहुत सारा वापस भी हो जाता है। तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है, कारण परचेजिंग पावर अगर बढ़ती है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे जनसाधारण की हो, तो इससे मार्केट
में उछाल आता है, मार्केट में कंजम्पशन बढ़ता है, और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस पर नौकरी मिलती है, और ये एक वर्चुअस साइकिल जिसको हम बोलते हैं, गुणवत्ता सर्किल या गुणवत्ता की जो एक क्रमागत गुणवत्ता इसको बोल सकते हैं कि ये लाभ ही लाभ है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिवली। बिल्कुल, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो महंगाई भत्ता है उसमें भी सुधार होना चाहिए। वो तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके हिसाब से एक फार्मूले के हिसाब से चलता है, कितना हम कंज्यूमर प्राइस देख रहे हैं उसके हिसाब से उसका एक साइंटिफिक फार्मूला है, उस पर आज बहस करना ठीक नहीं है, कारण उसके तो फार्मूले बदलते भी, एक निश्चित फार्मूला है, कितना दाम बढ़ा, कितना हम कंपनसेट कर सकते हैं, और उसका एक उस पर आज विचार करने की जरूरत नहीं है। बट खुशी खबर यही है कि नया वित्त आयोग, नया CPC गठित होगा और इसकी रिपोर्ट इसी साल के अंदर आएगी, और उम्मीद करते हैं कि 1 जनवरी से लागू भी होगी, 1 जनवरी 2026 से। और जो ख़ास तौर से जो रिटायर्ड लोग हैं या जो सेवानिवृत्त हैं उनके लिए भी खुशखबरी होगी कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा, जो अभी लास्ट पे राउंड का 50% है, मुझे उम्मीद है कि कमीशन उस पर भी कुछ नज़र रखेगा। मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% अपीयर्स टू बी लिटिल लेस, इट शुड बी इंक्रीज, बट कितना होगा मैं कहना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन उम्मीदें इस बात से भी हो जाती हैं कि जहां पर कयासों का दौर था वहां पर समय से पहले ही जो है इस संकल्प को ले लिया गया, इसका जो गठन करने का जो फैसला है वो ले लिया गया। इनफैक्ट भारत सरकार ने कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी या उनके दक्षता बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और लेटरल एंट्री करके लोगों के अंदर एक नई भावना लाना कि मार्केट से हम टैलेंट ले सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी शुड बिकम इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत है सरकार का अभाव भी हो, दबाव भी हो, प्रभाव भी हो, तो उसके लिए जो रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात चल रही है उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल है, कारण रिफॉर्म तो पॉलिटिकल होता है लेकिन परफॉर्मेंस तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही होगी। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को परफॉर्म करना है तो उसको खुश रखना है या उसको संतुष्ट रखना है, उसके अंदर ये भावना आए कि हमको अपने जीवन के लिए एक नौकरी से काम चल जाएगा, हमको एक और नौकरी या कोई पार्ट टाइम जॉब या मून लाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। और शायद ये 8th CPC will look into all these aspects in entirety so that the कर्मचारी भी संतुष्ट रहे और सरकार भी इतना ना महसूस करे कि हम ज़्यादा मिल गया है, कम मिल गया, कितना बैलेंस होगा, किस पर आएगा, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि दोनों संतुष्ट रहें, ग्राहक और ग्रहीता, दाता और ग्रहीता दोनों संतुष्ट रहें। बिल्कुल, बड़ा फैसला है और बड़ी उम्मीदें भी हैं। हसन त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए GG न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैबिनेट ने क्या लिए बड़े फैसले, भारत ने अंतरिक्ष में हासिल की क्या बड़ी उपलब्धि, स्पेसएक्स मिशन क्या है और क्या होंगे इसके फायदे, करेंगे विस्तार से चर्चा। दिल्ली में दिग्गजों का नामांकन, गुजरात के वडनगर में 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, होंगे महाकुंभ के रंग। देखिए न्यूज नाइट में रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से श्रीहरिकोटा में 3rd लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है। इससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए,
ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। तो थर्ड लॉन्च पैड को मंजूरी मिल गई है और कितना बड़ा ये फैसला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर SV शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व उप निदेशक हैं इसरो के। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा कदम है, और अगर अंतरिक्ष क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आज का दिन बेहद खास है, स्पेसएक्स की सफलता और अब ये निर्णय। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। श्रीहरिकोटा इंडिया का स्पेस पोर्ट माना जाता है। इसमें एक लॉन्च पैड था और 10 साल के पहले दूसरा लॉन्च पैड बनाया गया। ये दो लॉन्च पैड से हम 8 to 10 रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं पर ईयर, परंतु नाउ इसका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। 15 to 20 लॉन्चेस पर ईयर का डिमांड है हमारे पास। हमारा सैटेलाइट्स और बाहर का सैटेलाइट का डिमांड भी 15 to 20 सैटेलाइट्स पर ईयर हम लॉन्च करना पड़ता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमें रॉकेट बनने का क्षमता है, हमारा पास प्राइवेट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, रॉकेट बन सकता है। PSLV, GSLV, JSLV Mark 3 सभी रॉकेट बनने का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। वो मेक इन इंडिया के वास्ते वो बहुत काम आगे बढ़ा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि रॉकेट बनने से उसका लॉन्च करने का लॉन्च पैड चाहिए। इसी के लिए थर्ड लॉन्च पैड का प्रपोजल किया गया था। इसका बहुत खुशी है कि 3,985 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। ये 3,985 करोड़ से ये बहुत बढ़िया लॉन्च पैड होगा। इसमें डिफरेंस ऐसा होगा कि हमारा लॉन्च पैड वो क्या है, अब 5,000 kg सैटेलाइट रॉकेट को उठा सकता है। 5,000 kg सैटेलाइट, इसका रॉकेट का वेट होता है 6,000 to 7,000 टन्स, 600 to 700 टन्स वेट होता है। अब तो हेवी लिफ्ट व्हीकल होना चाहिए। वहाँ 15,000 kg पेलोड, 15,000 kg, 50,000, 20,000 kg पेलोड उठाना चाहिए। और 15,000 to 20,000 kg पेलोड उठाने के लिए रॉकेट का वेट होता है 1,000 टन के ऊपर। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो, ये एक बात है। और दूसरा बात है कि while gap between the two launches has to come down. Now after one launch लगभग 15 to 20 days चाहिए रिफर्बिशमेंट करने के लिए लॉन्च पैड को। ये कम करना है। इसी के लिए हम क्या करना है, पहला एक स्टेशन होगा, वहाँ रॉकेट का इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन करके लॉन्च पैड को शिफ्ट होगा। ओके, लेफ्ट लॉन्च पैड शिफ्ट होके वो लॉन्च होते ही उसका प्रिपरेशन होने ही हम पैरेलली और एक रॉकेट को इंटीग्रेशन कर सकता है। इसमें वो 15 to 20 डेज क्या है हमारा गैप बिटवीन द टू लॉन्चेस, इट कैन कम डाउन टू 5 to 10 डेज। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये दोनों तरफ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का जरूरत है और ये जरूरत कैबिनेट में अप्रूवल किया है। ये बड़ी खुशी का बात है। देश इस एडवांटेज लेगा और उसके बहुत उन्नति होगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है, श्रीहरिकोटा SDSC स्पेस पोर्ट है इंडिया का, एक ही स्पेस पोर्ट, और दूसरा स्पेस पोर्ट ट्यूटिकोरिन में आइडेंटिफाई किया है। उसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्षमता करने के लिए वो प्रिपरेशन हो रहा है। वो भी हम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉन्च ऑन डिमांड, एवरीडे लॉन्च, उसका वो क्या डिमांड है 365 रॉकेट पर ईयर लॉन्च, उसका प्रपोजल भी है, उसका अप्रूवल भी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आ रहा है। और ये दोनों सोर्स से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तंदुरुस्ती होगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी बड़ी उड़ान जो है अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम देखते हैं, जब हम क्षमता की बात करते हैं, इसके साथ ही हम जो भविष्य के जो लॉन्च हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, आज का फैसला महत्वपूर्ण किस लिए है, हम अभी सुन रहे थे कि किस तरह से जो हमारी क्षमता है, एक रॉकेट लॉन्च करने के बाद जो एक समय लगता है अंतराल, उसमें कमी आएगी। वो बहुत ज़रूरी इसलिए है चूँकि हमारे पास अब क्षमताएं बढ़ रही हैं, लेकिन लॉन्चिंग की क्षमताएं उस लिहाज से नहीं थी।
जिस हिसाब से दुनिया भर से जो मांग आ रही, चूँकि हम देखें सिर्फ भारत ही नहीं, हम दूसरे देशों के जो सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करते हैं। भारत में अब वो क्षमता है, वैश्विक स्तर पर हमारा जो अंतरिक्ष सेक्टर है वो इतना बेहतर हो गया है। कुल मिलाकर आप देखें बीते कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं को, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को मंजूरी दी है विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में, जिसमें स्पेस सेक्टर भी आता है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि आज 200 से ज़्यादा स्टार्टअप है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो एक भी स्टार्टअप इस अंतरिक्ष सेक्टर में नहीं था। पूरी तरह से ये डोमेन माना जाता था सरकारी क्षेत्र का। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के बाद, प्रोत्साहन के बाद हम नए नए स्टार्टअप आते हुए देख रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे मजबूत करें या फिर बाकी जो कलपुर्जे निर्माण की बात है। तो उस दिशा में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हमारे जो मेहमान इसरो से जुड़े हुए थे वो बता ही रहे बहुत विस्तार से कि किस तरह से ये फैसला आगे मददगार साबित होने वाला। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तीसरा लॉन्च पैड है इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये न केवल जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको, बल्कि जो वैश्विक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करेगा। तो जो विश्व का स्पेस मार्केट है इस वक्त, उसमें जो हमारी हिस्सेदारी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? अब तो हमारा हिस्सा 1% to 1% to 2% ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, हमारा मार्केट 2% है। वो 2% बढ़ा के हम एटलीस्ट 10% करना पड़ेगा। इसके लिए एक क्षमता हम रॉकेट का बनाने का, PSLV, JSLV, Mark 3 और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, वो इंक्रीज कर लिया। अब तो उसका पूरा प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर पूरा तैयारी है रॉकेट बनाने के लिए और रॉकेट देने के लिए। और PSLV C60 में आपने देखा हुआ तो पूरा प्राइवेट एजेंसी का कंट्रीब्यूशन है रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में। और ये एक है, इसमें बिल्कुल 2-3% एक जरूर बढ़ेगा। बड़ी उड़ान, बड़ी भागीदारी। और हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि प्रथम लोकपाल दिवस समारोह के आयोजन को लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। Autonomous, independent and sui generis institution. It is also about the portrayal of the resolute commitment of all the like-minded to the core values that form the very foundation of our democracy and espousing corruption-free governance at every level. As is well known, corruption erodes trust in administration. It entails in diversion of resources meant for development, siphoning of public funds meant for the poor, and thus hinder the progress of the nation. The Parliament was conscious that the existing laws and institutions were in place to deal with corruption in public offices, but still felt the need to tackle the menace of corruption head-on, enacting the Lokpal Act of 2013. The Act provides for a robust mechanism to inquire and investigate into the allegations of corruption against the functionaries specified in Section 14 of the Act, including at the highest level in the central government. This Act came into force on 16 January 2014, and by virtue of Section 3 of the Act, a high-powered body consisting of chairperson and 8 members called the Lokpal of India has been established on that day. The body, however, started functioning only from March 2019, consequent to the appointment of the first chairman and 8 members. They initially operated from a temporary accommodation with basic sanctioned encadred staff from the Department of Personnel and Training, which is also known as DOPT, as a transitory arrangement. The same encadred staff given as a transitory arrangement continues to this date, with office presently at Vasant Kunj. The challenges before the Lokpal are ever evolving because the model of corruption is evolving. The nexus between politicians, bureaucrats, and business interests has only grown stronger. That warrants continued vigilance and timely and effective follow-up cleansing mechanism. Despite its limited resources, the Lokpal is working diligently since its inception to fulfill the mandate and its mission. Towards this end, multi-pronged strategies to strengthen the functioning of the Lokpal have been adopted by us. The first of that
is the process for registering complaints is being simplified and made more transparent, while strictly adhering to the mandate of the Act to maintain confidentiality of the processes during the pendency of inquiries. Secondly, the efforts are being made to integrate state-of-the-art information technology and systems to enhance the efficiency and effectiveness of processes. We are also open to exploring the feasibility of artificial intelligence applications. These tools will facilitate. तो सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो है समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रथम लोकपाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से टेक्निक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और जो शिकायत दाखिल करने की प्रक्रिया है उसे भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे कि हर आदमी इसका लाभ ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए के लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अमित शाह ने कहा कि हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक है और हजारों साल से वडनगर की यात्रा चली आ रही है। सरकार के प्रयासों से वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुनरुत्थान किया जाएगा। हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक है, जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया। हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संग्रहालय वडनगर के इतिहास और शिक्षा में योगदान को उजागर करता है। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा संकुल परिसर का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसी स्कूल में आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य का निर्माण करेगी। प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के महसाणा में गणपत विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का बहुत बड़ा काम समाप्त कर दिया। आज दुनिया की हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपना यूनिट लगाने के लिए लालायित है और जब देश उत्पादन का हब बनता है उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने बैठे हुए युवाओं को होता है और किसी को। देखते देखते जहां स्टार्टअप का अकाल दिखाई पड़ता था,
वहाँ 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए, लाखों की संख्या में स्टार्टअप हो गए। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये दोनों ने युवाओं के लिए अनेक मौके जनरेट किए। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। तमाम जो परियोजनाएं हैं, तमाम जो उपहार हैं, उन पर चर्चा के लिए YS रावत जुड़े हुए हैं, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और जपन पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रावत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक कितना बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है जब हम पुरातत्व अनुभव संग्रहालय की बात करते हैं? बड़नगर जो है पहला एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है इंडिया में, और बड़नगर का महत्व जो है इसलिए भी है कि 2500 साल से एक ही जगह पे जो है एक संस्कृति जो है फल फूल रही है, विकास उसका वहीं पर हो रहा है। जिन लोगों ने आज से 2500 साल पहले बस्ती की नींव रखी थी, जो गांव बसाया था, वही गांव अभी भी वहीं पर जो है विकसित हो रहा है, और पूरे 2500 साल के अलग अलग काल क्रम का वहाँ पर इतिहास हमें उपलब्ध है, उस समय की चीज वस्तुएं उपलब्ध है। और ये एक अद्भुत संयोग है कि ये शहर एक ही किले के अंदर जो है इतने सालों से जो है फल फूल रहा है, और उसमें कोई भी कभी भी कोई जो है किसी गांव को इन्होंने यहाँ से छोड़ा नहीं है, कोई पलायन नहीं हुआ है, कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है। ये एक अद्भुत जो है बड़नगर की बात है। इसके अलावा मैं कहूँगा बड़नगर जो है उत्तर गुजरात में आनर्त जो है, आनर्त प्रदेश में, आनर्त जो है एक प्राचीन नाम है बड़नगर एरिया का, उत्तर गुजरात का, उसका एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। वहाँ पर काफ़ी एक जो मैं कह सकता हूँ कि एक नॉलेज सेंटर था, जिसमें जो है हिंदू, बौद्ध, जैन सभी संस्कृतियों के शिक्षण संकुल थे और शिक्षा की व्यवस्था थी। इसलिए भी बड़नगर का बहुत महत्व है। और बड़नगर के जितने भी विद्वान थे, उनका प्राचीन काल में सभी राजवंशों के द्वारा उनका बड़ा सा डिमांड थी, और हर जगह वो शिक्षा में या जो प्रशासन के जो पद थे, ऊंचे पद थे, उन पे थे, कवि थे, सेनापति थे, अमात्य थे, मंत्री थे। ये जो है प्राचीन ताम्रपत्रों से हमें ज्ञात होता है, और इसलिए बड़नगर का एक महत्व है। सांस्कृतिक प्रदान बहुत है बड़नगर का, सारे जो है आप गुजरात में देखिए या गुजरात के बाहर भी जो है, तो विभिन्न जो वंश थे, राजवंश थे, उन्होंने बड़नगर के जो ब्राह्मण्स थे उनको दान दिए हैं, जमीन दी है, भूदान दिया है, और उनके निभाव के लिए, उनके जो है जो सबसिस्टेंस के लिए जो है भूमि दान की, ताकि वो अपना जो है समाज का जो शिक्षण का है या जो समाज में जो भी जो है के काम जो है कर सके। बिल्कुल, जपन जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, 2500 साल की जो ये पुरातन संस्कृति है, उसको जानना क्यों ज़रूरी है? क्या कुछ वहाँ पर ऐसा है कि लोगों को आकर एक अलग अनुभव होगा, लोग वहाँ की संस्कृति को जानना चाहेंगे? बड़नगर की खासियत भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बड़नगर जो अनर्त प्रदेश था, यानी कि उत्तर गुजरात का प्रदेश था, उसका एक समय पर कैपिटल हुआ करता था। ह्यूएन सांग हम जानते ही है कि 7वीं सेंचुरी में इसकी मुलाकात पर आए, और बड़नगर काफ़ी इंपॉर्टेंट उस समय होगा, तभी वो आए होंगे। श्री रावत सर जब यहाँ पे गुजरात आर्कियोलॉजी में थे, तब उन्होंने यहाँ पे उत्खनन शुरू किया था, पुरातत्वीय उत्खनन, और उसमें बौद्ध मठ भी पाए गए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बौद्ध, जैन, हिंदू, सनातन एक पूरी परंपरा चली है, और उसके सारे लेयर्स यहाँ की दीवार में, यहाँ के उत्खनन में पाए गए हैं। तो ये एक अनूठा बड़नगर एक म्यूजियम होगा कि जिसमें आप म्यूजियम में होते हुए वहाँ का जो उत्खनन का एक्सकेवेशन का साइट है, जो सदियों पुरानी जो ईंटें हैं, आप एक्चुअली वहाँ पे जाके खड़े रहेंगे। तो पूरा ये जो ब्रिज किया है उत्खनन का, एक्सकेवेशन का साइट और म्यूजियम, ये अपने आप में एक अनूठा है। इसके सिवा यहाँ पे शर्मिष्ठा तालाब है, यहाँ पे मंदिर जो है यहाँ का,
वो वडनगर का बड़ा ही जाना माना मंदिर है। और जो नागर कम्युनिटी है गुजरात की, काफी क्वालिटी पीपल जिनको कहा जाता है, रजवाड़ों में भी काफी ऊंचे स्थान पे वो हुआ करते थे। एक तरह से वडनगर ही क्वालिटी वाले पीपल का सप्लाई का एक केंद्र था एक जमाने में, कि जहां से अलग अलग क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध लोग, जैसे तानारीरी है तो उनका भी जो स्मारक है, महान गायक थे जिन्होंने मल्हार गा के तानसेन की जो गर्मी थी शरीर की वो दूर की, इस तरह की पूरी बात है। तो नरेंद्र भाई जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने तानारीरी फेस्टिवल भी वहां पे शुरू किया था। एक गुजरात का एक तरह से आप अनऑफिशियल सिंबल कह सकते हैं, तोरण, जो वडोदरा का वडनगर का जो तोरण है, वो तोरण जो सोलंकी काल का है, सोलंकी युग का, तो वो तोरण भी वडनगर में है, जो गुजरात का एक तरीके से कहे तो जब राज्य सरकार का एक सिंबल के रूप में हमेशा कार्यरत रहा, एक आइकॉन के रूप में कार्य है। तो काफी सारी चीजें वडनगर में, और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री की बचपन वहां पे गुजरा, तो उनकी जो स्कूल है, जो प्रेरणा स्कूल जो तैयार की है, तो यहाँ पे पूरे भारत में से चुनिंदा बच्चे 9वीं और 11वीं क्लास के, और उसके लिए एक पोर्टल भी है, उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं बच्चे, तो वो यहाँ पे आएंगे, उनके साथ टीचर्स भी आएंगे। अभी तक करीबन 1200 बच्चे और टीचर्स वो वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का IIT गांधीनगर ने कोर्स एक सप्ताह का ही होता है, उसका मॉड्यूल तैयार किया है। तो बुकिश पढ़ाई नहीं होती है कि फिर टीचर स्पीच दे, इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे वहाँ पे आते हैं और 9 उसमें पर्टिकुलरली क्षेत्र तैयार किए गए, जिसमें शौर्य है, जिसमें साहस है, काफी सारे मॉरल वैल्यूज के जो चैप्टर्स है वो वहाँ एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते हैं, विरासत भी है उसमें। तो आज एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन हुआ। तो इस तरह से एक मल्टीपल वडनगर में आज बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। बिल्कुल, रावत जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अगर पहले के मुकाबले अब देखते हैं वडनगर का एक पूरा कायाकल्प, चाहे हम इस म्यूजियम की बात करें, चाहे प्रेरणा संकुल की बात करें, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें। जी, मैं एक्चुअली इसमें जोड़ना चाहूँगा कि वडनगर में जो विकास जो है उसकी जो है यदि देखा जाए तो मतलब जो ये घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो वडनगर पहले एक छोटा सा गांव के रूप में बसा, उसके बाद कई 100-200 साल के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा रैम्पार्ट बना। एक पहली घटना थी कि पूरे नगर को जो है परकोटे से घेरा गया। उसके बाद जो है फिर जो है 200 साल बाद सब क्षत्रप काल में पहली शताब्दी के आसपास पूरा जो है जो मड रैम्पार्ट था, मिट्टी का जो बना हुआ प्राचीर था, उसको जो है ईंटों से घेरा गया। उसके बाद एक खाई बनाई गई। और फिर चौथी घटना है कि जब कुमारपाल ने 12वीं शताब्दी में वडनगर की जो दीवार गिर चुकी थी उसका पुनर्निर्माण कराया, उसके बेस्टियन को दुरुस्त कराया, गेट बनवाए। और ये 5वां फेज में मानता हूँ कि जब एक बड़ा सा परिवर्तन वडनगर में आ रहा है। आज वडनगर में जो है म्यूजियम भी स्थापित हो चुका है, और जो हमने एक्सकवेशन किया है वो साइट भी जो लोग देख सकते हैं। और जो म्यूजियम और जो दोनों का सामंजस्य जो है आने वाले लोगों को बताया गया वडनगर का कैसे यहाँ पर विकास हुआ। और वडनगर में जितना भी विकास हो रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, सारा कुछ, तो एक पूरी ऐतिहासिक लेयर जो है मैं समझता हूँ कि आज जो जुड़ी है, और वो कई 100 सालों के बाद। बाकी निरंतरता हमेशा रही है, काम वहाँ पर होते रहे हैं। मतलब कभी तोरण बनाए गए, कभी जो है हाटकेश्वर मंदिर बना, कभी जैन मंदिर बना, कभी बौद्ध मठ बने, ये घटनाएं हैं। पर अभी की जो है उसी के समकक्ष कह सकते हैं हम कि वडनगर में एक नई करवट ले रहा है, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा वडनगर। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत। बहुत शुक्रिया रावत जी आपका, जपन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर। सिर्फ 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने वर्ष 2025 के लिए एक परिवर्तनकारी शुरुआत की है। वैज्ञानिक सफलताओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक उत्सव तक उनके कार्य एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस साल कौन सी नई पहलें की हैं। तो ये अपने आप में बड़ी पहल है। अगर शुरुआत की बात करते हैं, 3 जनवरी दिल्ली में 1675 लाभार्थियों को फ्लैट
सौंपे गए। और दिल्ली में 600 करोड़ से अधिक की शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। ये 3 जनवरी की बात है। 4 जनवरी की बात करें तो ग्रामीण भारत महोत्सव में जीआई प्रमाणित ग्रामीण उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियों ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $3 बिलियन के निवेश को किया। साहिबाबाद को अशोकनगर से जोड़ने वाले नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का उद्घाटन 5 जनवरी को किया गया। तो कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम। ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में कई रेल परियोजनाओं ने गति पकड़ी। देश भर में ये परियोजनाएं परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण में भारत की तेज प्रगति का प्रतीक हैं। 7 जनवरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो अपने आप में बड़ी परियोजनाएं। बल्क ड्रग पार्क और ग्रीन हाइड्रोजन हब की भी आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही भारत को अक्षय ऊर्जा और दवा निर्माण में अग्रणी बनाने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही 9 जनवरी की बात करें तो पीएम मोदी ने जीनोम इंडिया परियोजना का उद्घाटन किया। अपने आप में बड़ी परियोजना। आनुवांशिक विविधता के मानचित्रण और आनुवांशिक विकारों के उन्नत समाधान में इससे मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को भी संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत युवा नेता संवाद में 12 जनवरी को हिस्सा लिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसके साथ ही 13 जनवरी को कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न समुदायों के साथ लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति भी मनाई। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक एकता और विरासत पर प्रधानमंत्री का लगातार जोर इसमें दिखाई देता है। 15 जनवरी को पीएम ने नए जहाज़ों और पनडुब्बियों सहित उन्नत नौसैनिक लड़ाकू जहाज़ों को नौसेना में शामिल किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक पुख्ता प्रमाण। 16 जनवरी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पीएम का दृष्टिकोण। इसरो द्वारा उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग। आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण पर जोर दिया गया। किसानों को बड़ी सौगात दी गई। डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी मिली। इसके साथ ही विविध क्षेत्र हैं जिसमें लगातार जो है सरकार काम कर रही है और लगातार उसमें नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। और वर्ष की शुरुआत जिस तरह से बड़ी सौगातों के साथ हुई है वो अपने आप में दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महासमागम के महाकुंभ में अमृत स्नान के अवसर पर जब अखाड़ों के साथ नागा सन्यासी त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे तो पूरा वातावरण भक्ति भावना में डूब गया। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए जब नागा सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाटों पर पहुंचे तो वो दृश्य अद्भुत था। नख से शिख तक बभूत, जटाजूट की बेणी, आंखों में सूरमा, हाथों में चिमटा, होठों पर सदाशिव का नाम, भभूत लपेटे दिगंबर जब हाथ में डमरू, त्रिशूल और कमंडल के साथ ही अवधूत की धुन में झूमते हुए त्रिवेणी के तट पर पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो देखने वाले तो झूमे ही।
पूरा वातावरण भी मानो भक्ति के समंदर में गोता लगाने लगा। पूरी दुनिया के लिए कौतूहल, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता इन नागा सन्यासियों के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कुंभ के समय ये नागा सन्यासी कहां से अवतरित होते हैं और कुंभ के बाद ये कहां चले जाते हैं। इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान के अवसर पर जब ये नागा साधु सज धज कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं तो वो विहंगम दृश्य अपने आप में अद्वितीय होता है। और यही स्थिति प्रयागराज में पहले अमृत स्नान के मौके पर देखने को मिली। 144 साल के बाद का ऐसा योग आया है कुंभ महापर्व का, जो बहुत ही पूरी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए लाभदायक है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अपने इष्ट महादेव की तरह ही नागा साधुओं का श्रृंगार भी देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हिंदू धर्म में सुहागिन 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन नागा साधु अमृत स्नान के लिए 17 श्रृंगार करते हैं। इसमें शरीर के साथ ही मन और वचन का भी श्रृंगार शामिल होता है। इस श्रृंगार का मतलब दिखावा करना नहीं होता है। नागा साधु इसे अंदर तक महसूस भी करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए 17 श्रृंगार के साथ ही नागा साधुओं ने संगम में अमृत स्नान की डुबकी लगाई। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। शरीर पर भस्म लगाने के बाद चंदन, पांव में चांदी के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा, लंगोट, हाथों और पैरों में कड़ा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद नागा साधुओं ने संगम में स्नान के लिए प्रस्थान किया। इसमें पुरुष नागा सन्यासी के साथ महिला नागा सन्यासी भी शामिल थीं। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के पावन अवसर पर किन्नर अखाड़ा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने दोपहर में संगम नोच पहुंचकर अमृत स्नान किया। 2025 महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। भक्ति और आध्यात्म में लीन ये नागा साधु सन्यासी सनातन के आस्था के प्रतीक के साथ ही उसके ध्वजवाहक और रक्षक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। भारत में डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ यूपीआई भुगतान आज देश के हर तबके तक पहुंच चुका है। इसका सकारात्मक परिणाम ये है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में ठेले लगाने वाले भी यूपीआई द्वारा भुगतान ले रहे हैं। महाकुंभ में लगे सभी छोटे छोटे ठेलों में यूपीआई स्कैनर लगे हुए हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई भुगतान से दुकानदारी बहुत आसान हो गई है। साथ ही उपभोक्ताओं का भी कहना है कि यूपीआई के कारण अब उन्हें पैसे जेब में लेकर नहीं चलना पड़ता है। बनवाए जब से ऑनलाइन बहुत जल्दी पैसा आ जाता है और बढ़िया है। वैसे नहीं, हम अपना भी बनवाए थे, फिर एक जन आया कल बनवा लो, बहुत बढ़िया मेला ठेला में जो है ऑनलाइन जो आदमी करेगा नेटवर्क नहीं आएगा, ये मगर इसको बनवा लो तुरंत पैसा आ जाएगा। पेमेंट तो सही आ रहा है, तुरंत ताबड़तोड़ बता भी देता है, जैसे डालते हैं तो तुरंत मालूम पड़ जाता है। ये चेंज देना पड़ता है, टाइम भी लगता था हाथ से, वो सब तो खत्म हो गया, तुरंत पैसा आ रहा है। फायदा है इसमें, इससे आराम भी है, इससे हमको भीड़ लगी होती है, इसमें सब करे होते पैसा, इससे टूटते भी नहीं होते, तो इस पर ही कर देते हैं पैसा। बहुत फायदा है इसमें डायरेक्ट पैसा खाते में चला जाता है। ग्राहक को एक तो जो अपन पैसा खींचे में रखना नहीं,
मोबाइल है, पैसा है, कर दिया, ऑनलाइन हो गया। नहीं तो पैसा संभालना पड़ता है। अपन यात्रा में आया, किधर तो भी बैग में गया है, तो अपन क्या करेंगे? उससे तो ये चोरी नहीं हुए, ये मोबाइल से अपना पैसा अपने पास ही रहे। चोरी हुए तो दूसरे पास चला जावे ना। जेब में पैसा रहेगा, चोरी होने का भय रहता है, और किधर घूमने को भी भय रहता है, लुटाने को भय रहता है। ऐसा ही मोबाइल से जो पेमेंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। तो देश की डिजिटल यात्रा का महाकुंभ में भी सभी को मिल रहा है फायदा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और सीधे आपको ले चलते हैं, सिजय अपना संबोधन दे रहे हैं। Judges from the Supreme Court, Chief Justices, judges from the High Court, dignitaries and esteemed guests. It has been 75 years since Constitution of India was adopted. Ask any young student what democracy is, and they're likely to respond with the familiar words: a government of the people, by the people, and for the people. But as citizenry ages and matures, much like our Constitution has, we learn that democracy is far more complex and nuanced. It is not a static ideal. Democracy is a living, breathing system that demands vigilance, restraint, action, and above all, a strong referee institutions. Institutions which can check and balance power. The principle of separation of powers enshrined in our Constitution underscores that each government branch is a referee in the arena of constitutional democracy. The judiciary, of course, is a critical referee institution, but the executive and the legislation also play their roles, acting as a check on themselves and other institutions. Beyond these three pillars of government, we have free press and social media, which is the eye and the ear of the common citizens. Our Constitution also envisages independent bodies like the Central Vigilance Commission, an election watchdog like the Election Commission, which serves as referees through distinct constitutional mandates. Indeed, investigative institutions like the police are also mandated by law to play the role of the referee. We are gathered here to celebrate the establishment of another referee, the Lokpal, an embodiment of hope of billions of Indians. The Lokpal underpins the principle central to our democracy, that power must be yielded responsibly, and that governance must be anchored to ethics, accountability, and transparency. Lokpal is paramount for a constitutional scheme because it carries the antidote to the poison of corruption, a menace which has bedeviled democracies across the world. As we reflect on the significance of Lokpal, I like to draw attention to the doctrine of public trust and its importance. The doctrine is best understood through a fundamental question. Why do ordinary citizens repose faith in a democratic system of governance? Citizens trust the government to fulfill their aspirations, to live life with dignity, to freely speak their minds, and to overcome socio-economic challenges. This trust, the belief that the governments will act fairly and in best public interest,
is the invisible force that makes the democracy work. Without this trust, no system, how intricate or well designed, can function effectively. Public trust, therefore, is sine qua non for any constitutional democracy. In democracies, the voters have the power to use the ballot box as their voice to reward the leaders who have upheld public trust and reject those who have betrayed it. It is this faith that drives the ordinary citizens year after year, election after election, to show up and cast their votes. Legitimacy and faith in judiciary depends upon the public trust. Together, elected governments and independent referee institutions weave a robust and resilient form of governance. Their legitimacy is continually assessed and evaluated against the expectations and confidence placed on them by the populace, that is, the public trust. However, when moral turpitudes like corruption and bribery creep into governance, this public trust begins to erode. Distrust goes in the hearts and minds of the citizen, and this distrust is dangerous. History has shown us time and again that distrust can breed political and economic instability, sow deep divisions within the society, and sometimes even lead to violence. तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे प्रथम लोकपाल दिवस समारोह के मौके पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के संबोधन का। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर क्या है ताजा अपडेट?